हेलो। हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अपनी जो जो टॉपिक्स थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग इस नए टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको भी पता है। इस नए टॉपिक में हम लोग कुछ कुछ इंडियाज 8 इंडियाज और रिवाइज करने जा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, और जैसे जैसे पढ़ के आए बच्चों, वैसे ही वैसे हम लोग भी उसको रिवाइज भी करेंगे। क्या हो गया इसको यार? हम्म, देखो, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो किस किस टॉपिक का रिवाइज करेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग पहले रिवाइज करेंगे, आ जाओ। पहले हम लोग देखो, मैंने ये सब टॉपिक का तो करा दिया है। अब हम रिवाइज आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। 16 करेंगे, ठीक है। वैसे आज पे इनका ज़्यादा काम तो है नहीं, लेकिन 16 करेंगे, 36 करेंगे, 38 करेंगे, ठीक है। 20 करेंगे, 105 करेंगे, 102 करेंगे, और 24 करेंगे। और एक टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाई है, 108। ये सारे टॉपिक हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको आवाज आ रही है ना? तो मैं शुरू करूँ रिवीजन, ठीक है। एकदम कंटिन्यू तरीके से मैं शुरू करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, ठीक है। हम्म शुरू करूँ? तो चलो आ जाओ। इंडिया 16 हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। हम्म आवाज आ रही होगी मेरी, तो चलो आ जाओ। ठीक है, देखो। तो बच्चों, हम लोग इंडिया 16 में क्या पढ़े? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। महादेव का नाम लीजिए, राधा राधा बोलिए, और सारा रिवाइज हो जाएगा। मेरे साथ साथ रिवाइज करना, बार बार वीडियो को देखना। देखो, इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है सर? सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो होता है जो सबसे पहले हमारा दिखना चाहिए, सब कुछ टेंजिबल होना चाहिए, और यूज इन हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। मतलब वो क्या है, वो यूज हो रही है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज हो रही है, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए यूज हो रही है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रहा है, या रेंटल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सर, रेंटल पर्पस के लिए? यस बच्चों, रेंटल पर्पस के लिए भी इंक्लूड हो रहा है, और 1 साल से ज्यादा है। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हमारा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर करता है। ठीक है सर, ये हो गया। अब आपने बताया क्या जाता है, अब आप बता दीजिए क्या नहीं जाता है। देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि क्या जाता है, उसमें 2 पॉइंट्स और थे। जैसे क्या? जैसे मान लो कि कुछ छोटे छोटे असर्ट्स भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ कुछ जैसे मान लो स्टूडियो स्टूडियो में कैमरा है और छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स हैं, तो इन सबको क्या करिए, टूल्स, मोल्ड्स, डाई को ये सब एग्रीगेट कर लीजिए। आप एग्रीगेट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था इन्वर्टर और एसी, एसी वाला, कि इन्वर्टर जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंटल रीजंस के लिए होता है। डायरेक्ट उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप उसको नहीं देख सकते। आप उसके जो मेन एसेट्स है एसी के लिए लेके, कि आपकी एसी लॉन्ग टर्म में ज्यादा चलेगी, तो इसलिए उसको भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिफिनेशन बताया, फिर उसको बताया कि क्या इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि छोटे छोटे असर्ट्स को अग्रीगेट कर लेंगे, और कुछ इन्वायरमेंटल रीजन से अगर कोई असर्ट हम परचेस कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद क्या नहीं जाता बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बायोलॉजिकल असर्ट्स की अकाउंटिंग नहीं होती है, एक्सेप्ट बियरर प्लांट। सर, बियरर प्लांट क्या होते हैं? बियरर प्लांट सर जो 1 साल से ज्यादा रहते हैं, जो खुद नहीं कटते, और जो क्या करते हैं, फल देते हैं। ओके सर, बीरा प्लांट्स, यानी बीरा प्लांट सर इंडिया 60 में कवर होता है? यस सर, बिल्कुल कवर होता है। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या नहीं जाता है? सर, हमने नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल नहीं पढ़ते, नहीं जाता यहाँ इंडिया 16 में। क्योंकि बच्चों वो कहाँ जाता है? वो आपका जाता है नॉन 105। आपको 105 मैंने पढ़ाया हुआ है। और मैंने आपको वो रीजनरेटिव, नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, ये सब नहीं जाता 106 में। क्या जाता है, क्या नहीं जाता है? अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चों कि कब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। तो बुक्स में अगर किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना है, तो दो कंडीशन, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, ये दो कंडीशन है, तो आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने क्या बोला? कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी होना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने बताया कि चलो ठीक है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा, मेजर कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो देखो, किसी भी असेट्स या पीपीई को आप कैसे परचेज कर सकते हो? मैंने 4 तरीके बताया था, कैश के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, और हायर परचेज। ये चारों तरीके से आप असेट्स परचेज कर सकते हो। तो कैश के थ्रू में क्या बताया था मैंने? तो देखो, एकदम सिंपल, एकदम लॉजिकली सोचो कि तुम कोई असेट्स खरीदने गए हो, तो सबसे पहले परचेज प्राइस, फिर उसमें तुम देखोगे कि जीएसटी, जीएसटी की अगर क्रेडिट मिल रही है तो नहीं जाएगा, अगर क्रेडिट नहीं मिल रही है तो उसको भी ले लो। फिर उसके बाद फिर उस मशीन को वहां से तुम क्या करोगे, लोड कराओगे, ट्रक ट्रक में लोड कराओगे ना, लेके आओगे। सर, हम छोटी मशीन की बात कर रहे हैं, तो भी यार कुछ ना लोडिंग अनलोडिंग मंगाने का खर्चा होगा, तो लोडिंग का खर्चा वहां पे ले लो। फिर रास्ते में ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा ले लो।
ठीक है, फिर यहाँ पे अपनी जगह पे जब बिजनेस प्रेमाइसेस आएगी तो उसको अनलोडिंग कराओगे, फिर जहाँ पे उस असेट्स को इंस्टॉल कराओगे, जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया था कि अगर विंडो एसी अगर आप लगवा रहे हो तो आप वहाँ पे क्या करोगे, उसकी थोड़े बहुत तो कंस्ट्रक्शन कराओगे ना, तो उस कंस्ट्रक्शन कराने में जो खर्च हो रहा है, मतलब ये देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि रेडी टू यूज करने तक के जितने खर्चे उसमें जाएंगे। तो इसी में और मैंने ऐड किया था कि अगर किसी प्रोफेशनल को आप बुला रहे हो, जैसे एसी के समय आपको प्रोफेशनल को बुलाना पड़ता है कि भाई हमें सेटअप करने के लिए दिया हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि बच्चों अगर कोई टेस्टिंग का खर्चा होता है तो वो भी आप उसमें ऐड करोगे, लेकिन अगर उस टेस्टिंग से कोई यूनिट आपने बना ली है तो उसकी सैंपल यूनिट की वैल्यू माइनस करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरेस्ट कॉस्ट अलाउ हो करता है इंडियस 23, तो हम वो भी लेंगे, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। मतलब कभी कभी मैंने आपको ऑयल रिग का एग्जांपल दिया था, तो ऑयल रिग के केस में जो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, वो भी हम इसमें जोड़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि देखो अभी मैंने बोला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैश में अगर परचेज करते हैं तो कैसे होता है, और कैश में ही कुछ कुछ खर्चे नहीं लेंगे। जैसे कौन सा बच्चों, मैंने बता रखा है सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड नहीं जाएगा, हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं जाएगा, इनॉग्रल अगर कुछ करो इनॉग्रेशन करो तो वो एक्सपेंस नहीं जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं जाएगा, हाँ, फिर अगर कोई टैक्सेस आपको मिल रहे हैं तो वो नहीं जाएगा। और दो पॉइंट इसमें से बेहतरीन ये था कि कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है, अगर कोई मतलब कि अगर आप पुरानी इंटरप्राइजेस को कहीं शिफ्ट कर रहे हो तो ये खर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब रेडी टू यूज होने के बाद के खर्चे हैं, आप बार बार उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। न्यू फैसिलिटी खोल रहे हो, न्यू फैसिलिटी मतलब यूनिट तो एक ही है ना, उसमें कुछ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस की न्यू फैसिलिटी खोल रहे हो तो वो उसमें नहीं जाएगा। तो सर कैश हो गया, फिर उसके बाद आपको मैं बता रहा कि सर एक्सचेंज ऑफ एसेट से भी, हाँ सर बच्चों एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे भी खरीद सकते हो, इसके लिए जो हमने बोला था कि इंडिया 40 का जो भी रूल है वो सेम अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या मैंने बोला, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड को भी आप परचेज मतलब तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सर सेल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अरे यार कुछ अगर तुम प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट बना भी तो सकते हो ना, तो उसमें क्या क्या जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल जाएगा, डायरेक्ट वेजेस जाएगा, डायरेक्ट लेबर जाएगा, डायरेक्ट ओवरहेड जाएगा। तो जो जो डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें हैं वो ले लो, और शेयर इन कॉमन एक्सपेंडिचर जितना आता है वो भी ले लो। ओके सर। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि बच्चों 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 एब नॉर्मल बेसिस ऑफ मटेरियल आप ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स में नहीं जोड़ोगे, क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकती है, अगर आप खुद बना रहे हो तो उसमें एब नॉर्मल बेसिस हो जाएगा, तो आप उस कॉस्ट को नहीं कैपिटलाइज करोगे, वो कहाँ लेके जाओगे, वो आप पीनल लेके जाओगे। फिर मैंने आपको बताया कि इंटर डिपार्टमेंटल अगर ट्रांसफर होता है तो भी ये पैसा मतलब प्रॉफिट पे नहीं जाएगा, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट में अगर आप प्रॉफिट जोड़ते जोड़ते चलोगे तो असेट्स की वैल्यू अननेसेसरी ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो इलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हो गया, फिर उसके बाद हायर परचेज बताया था, अगर कोई असर्स आप हायर परचेज पे लेते हो तो मैंने आपको बताया था कि कैश प्राइस पे आप असर्स को रिकॉर्ड करोगे, और बाकी का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट पोर्शन मान के उसको पीएनएल में डालेंगे। फिर उसके बाद मैंने कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट बताया था कि डिफर्ड क्रेडिट में, अगर मान लो डिफर्ड क्रेडिट पे तुमने कोई असर्स परचेज कर लिया है कि भाई हम 1 साल बाद तुम्हें पेमेंट देंगे, तो तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल पेमेंट निकालोगे, और जितना आज की डेट से मतलब जो आज की डेट में एक्चुअल वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू से माइनस कर दोगे, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट हो जाएगा, और वो उस इंटरेस्ट यानी डिफर्ड क्रेडिट को हम लोग क्या करेंगे ओवर द लाइव यूजफुल लाइफ या जितने साल के लिए है उसको हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर मैंने को बताया था कि इंसिडेंटल ऑपरेशन भी होता है, जैसे कभी कभी ऐसा, जैसे मैंने बताया था कि कुछ प्लॉट ऐसी होती है जो खाली पड़ी रहती है, उसमें अभी यूज नहीं हो रहा है तो तुमने उसको पार्किंग पे चढ़ा दिया, या कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है अंडरग्राउंड को तुमने दे दिया पार्किंग पे, तो पार्किंग से जो भी पैसा आया वो पीनल में जाएगा, वो कॉस्ट से माइनस नहीं होगा। तो सर क्या क्या होगा, डिफर्ड क्रेडिट होगा, इंसिडेंटल ऑपरेशन होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि लीज, लीज पे अगर कोई एसेट दी जाती है तो उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि देखो लीज में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो। सर क्यों लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दे, क्योंकि अगर लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे दे रहे हो तो या तो वो इंडियाज 116 में जाएगा या इंडियाज 40 में जाएगा, यहाँ पे वो कवर नहीं होगा। बाकी सारे एसेट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसमें क्या बोला गया, अगर आप ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हो तो ओनर तो आप ही हो, आप अपनी बुक्स में क्या लगाओगे, 16 लगाओगे क्योंकि ओनर आप हो। लेकिन अगर यहाँ अगर आपने फाइनेंस लीज किया हुआ है तो ओनर तो लेसी हो जाता है, लेजर होता नहीं है, तो वो क्या क्या लगाएगा, 116 लगाएगा। ओके सर। सर लीज भी हो गया, और हमारे इसके बाद की कौन सी टॉपिक है, ट्राई टू रिमेम्बर एवरीथिंग, सब सब कुछ तुम्हें याद आना चाहिए। ठीक है, देखो सब एडिशनल कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपका हायर परचेज हो गया, डिफर्ड क्रेडिट हो गया, इंसिडेंटल ऑपरेशन हो गया, है ना, लीज अकाउंटिंग हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर 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 मैंने क्या बताया था, याद करो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर कोई फर्दर होता है तो वो हमारा पीएनएल में जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो देखो रेडी टू यूज के जितने भी खर्चे होते हैं, मतलब उसके बाद के जितने भी खर्चे होंगे वो सब पीएनएल में जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि डी रिकॉग्निशन, अगर मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द असर्ट्स किसी पार्ट्स को, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल भी मैंने कराया था कि जैसे कोई बिल्डिंग है, उसके छत को आपको थोड़ा 10 साल में ही उसको रिपेयर करना पड़ेगा। टीन के बड़े बड़े शेड होते हैं ना, तो वो अगर उसको रिप्लेस कराना है तो उस पार्ट ऑफ असेट्स की जितनी लाइफ है आप उसको उसी रेशियो में चार्ज करोगे। और जब जैसे पूरी बिल्डिंग की अगर लाइफ है 20 साल और उस पार्ट की अगर लाइफ है 10 साल, तो पूरे बिल्डिंग को आप क्या करोगे,
वैल्यू, पूरी बिल्डिंग की वैल्यू में से छत की वैल्यू को निकाल के उस बिल्डिंग की जो नेट वैल्यू आएगी उसको आप किस पे चार्ज करोगे, उसके कैसे कितने साल का लगाओगे, 20 साल। और जो पार्ट कम ईयर का है उसको उतने ईयर से आप डिवाइड करके चलोगे। ओके, मतलब डी रिकॉग्नाइज कर दोगे और फिर नया भी रिकॉग्नाइज कर दोगे। ओके सर। फिर आपको मैंने बताया था सर रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, और आपका क्या था वो, रिपेयर मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, और आपका वो इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। जैसे मैंने आपको बताया था, शिप का एग्जांपल दिया था कि कुछ कुछ समुद्री जहाज को क्या करना पड़ता है कि आपको चेक कराने के लिए आपको कस्टम के पास लेके आना पड़ता है कि हमारी जहाज जो हमारी जो शिप है वो अभी भी जाने लायक है कि नहीं। तो इंस्पेक्शन कराने, तो जितने साल के लिए है, जितने साल के लिए आपको टाइम दिया गया उतने साल में आप उसको डिवाइड कर लोगे, जितने साल में आपका वो चलेगा। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया और फिर 5 साल बाद आना है, तो 5 साल में आप उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आया था, फिर मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल के बाद मैंने आपको बताया था कि दो मॉडल होते हैं अकाउंटिंग के, कॉस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल में क्या आप क्या करोगे, कॉस्ट लोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, इंपेयरमेंट लॉस माइनस करोगे, फिर उसके बाद क्या बचा, उसके बाद आपकी यही कैरिंग अमाउंट बचेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं आएगा, हमेशा इंपेयरमेंट लॉस ही आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी अपवर्ड रिवॉल्यूशन इसमें अलाउड नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि रिवॉल्यूशन मॉडल क्या होता है, मतलब कॉस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल। रिवॉल्यूशन मॉडल में बच्चों आप अपवर्ड मॉडल, अपवर्ड वैल्यूएशन भी कर सकते हो और डाउनवर्ड वैल्यूएशन भी कर सकते हो। अपवर्ड वैल्यूएशन अगर आप करते हो तो रिवॉल्यूशन रिजर्व आप क्रिएट कर लोगे। तो अगर आप रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट करते हो तो इससे क्या होता है, आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे पहले जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो 10,000 आता था, लेकिन आपने रिवैल्यू कर दिया, रिवैल्यू करने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया। तो जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ वो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व से जाएगा, कंपनसेट करेगा उसको। क्योंकि एक तरफ रिवॉल्यूशन रिजर्व बढ़ा रहे हो, एक तरफ डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा रहे हो, तो दोनों रिवॉल्यूशन रिजर्व से ही जाएंगे ना। ओके सर, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व से जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि रिवॉल्यूशन मॉडल में एक चीज और थी कि रिवॉल्यूशन मॉडल आपका क्या था, ये सारी चीजें होगी कि भाई रिवॉल्यूशन मॉडल में मतलब कॉस्ट मॉडल हो गया, रिवॉल्यूशन मॉडल हो गया। रिवॉल्यूशन मॉडल मैंने आपको क्या बताया बच्चों, क्या पता तुम ही बताओ ना कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्लास वाइज अकाउंटिंग करेंगे। क्लास वाइज मतलब हर असेट्स है जो सिमिलर असेट्स है, आप उसको सिमिलर, अगर उसका सिमिलर यूज है, सिमिलर असेट्स है, तो आप उसको सेम अकाउंटिंग कर सकते हो, कास्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मतलब कोई भी मॉडल लगा के। और अगर डिफरेंट असेट्स है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई असेट्स की लाइफ डिफरेंट है और उसका असेट्स की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब लाइफ डिफरेंट है, तो आप कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड भी लगा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरवल कितने सालों में आप ये चेक करोगे, तो हर 3 या 5 साल में आप जो इसको चेक करते रहोगे। फिर आपको बच्चों क्या पता था, एक सेकंड यार। तो कॉस्ट मॉडल हो गया और फिर रिवैल्यूएशन मॉडल हो गया। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में मैंने आपको ये बताया था कि सर डेप्रिसिएशन हम कब शुरू करेंगे, तो रेडी टू यूज हो गया तो हम डेप्रिसिएशन शुरू कर देंगे। और बंद कब करेंगे, सर आप सेल कर दिए, डी रिकॉग्नाइज कर दिए, हेल्ड फॉर सेल कर दिए, तो आप डेप्रिसिएशन बंद कर देना। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर कोई असेट्स आपने सेल कर दिया और उस समय अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दोगे। फिर मैंने आपको बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग अगर दोनों पार्ट कवर है तो केवल बिल्डिंग पार्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, लैंड पार्ट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर लैंड की वैल्यू में एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इंक्लूड है तो उस जो डिमोलिशन की कॉस्ट है उसको आपको हर साल, जितने भी लाइफ है, जितने सालों में उसको खत्म करना है, उसको उतने सालों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर किसी असेट को आप जो है बच्चों डी रिकॉग्नाइज करते हो, मतलब बेच दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, जितना प्रॉफिट हुआ आप उसको पीनल में लेके जाओगे और असेट्स की वैल्यू को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। फिर एक लास्ट में मैंने आपको बताया डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डी ड्रॉल, डीकमिस्टिंग रिस्टोरेशन लायबिलिटी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चों अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो अगर डीकमिस्टिंग ड्रॉल प्रोविजन बढ़ रहा है तो आपकी असेट्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, प्रोविजन घट रहा है तो असेट्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यहाँ पे इंडिया 16 हमारा कवर हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो चलो आ जाओ देख लो कि हम लोगों ने कोई टॉपिक छोड़े तो नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या छोड़ा है, नहीं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेंजिबल होना चाहिए, देख लो। सबसे पहले टेंजिबल होना चाहिए, ओ माय गॉड, टेंजिबल होना चाहिए, हेल्प फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज रेंटल पर्पस, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या बताया हम लोगों ने, अगर इनसिग्निफिकेंट आइटम है तो हम एग्रीगेट कर लेंगे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल रीजन वाले में आपको बताया कि है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। बायोलॉजिकल एसेट, पीपी, मिनरल राइट्स, ये सब नहीं जाएगा, बियर प्लांट्स केवल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट और ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सब हो गया, ये बता दिया आपको, ये बता दिया, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड भी आपको बता दिया, ठीक है।
एबनॉर्मल वेस्ट बता ही दिया कि नहीं जाएगा। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है तो वो आप जो है एलिमिनेट कर लोगे प्रॉफिट को। ठीक है, एक्सचेंज मैंने 40 का सेम रूल लगाया है। हायर परचेज हो गया, डिफर्ड क्रेडिट हो गया, हाँ इंसिडेंटल ऑपरेशन हो गया, लीज वाला हो गया, सब्सिक्वेंट रिपेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। रिपेयर मेंटेनेंस बताना कि जो भी खर्चा होगा वो पीनल में जाएगा, क्योंकि रेडी टू यूज के जितने बाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो पीनल में ही जाते हैं। रिप्लेसमेंट डी रिकॉग्नाइज करोगे और रिकॉग्नाइज करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू जितने भी आपको लगनी है। ठीक है सर। इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल, उसको भी ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स में आप उसको चार्ज करोगे। ठीक है, ओवर इट्स लाइफ। ठीक है सर। कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल भी मैंने आपको बता दिया, रिवोल्यूशन मॉडल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों। और इंक्रीज कैसे करेंगे, एडिशनल डिप्रिसिएशन देखो ये लिखा है ना, एडिशनल डिप्रिसिएशन आप किससे चार्ज करोगे सर, डिवोल्यूशन रिजर्व से चार्ज करोगे। ठीक है। ओके सर। इंटरवल 3 से 5 साल, लेकिन फेयर वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे हम उसको चार्ज कर सकते हैं। क्लास वाइज रिवोल्यूशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर, यूज एंड लोकेशन को देखते हुए। याद रखना क्लास वाइज अलाउड है, मतलब सिमिलर असेट्स हो तो आप सिमिलर उसको कर सकते हो। किसी असेट्स का कॉस्ट मॉडल पे कर सकते हो, किसी असेट्स का रिवोल्यूशन मॉडल पे कर सकते हो। क्लास वाइज होता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्चर हो गया, क्लास वाइज। ओके। प्रेजेंटेशन डायरेक्ट, हाँ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या था, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था बच्चों, आप क्या करोगे, सीधा नेट नेट सीधा आप क्या करोगे, एसेट्स की मतलब ग्रॉस वैल्यू को नहीं बढ़ाओगे, बस नेट वैल्यू जितनी डब्ल्यूडीवी आ रही है उसमें आप रिवोल्यूशन रिजर्व से बढ़ा दोगे, एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दोगे। लेकिन जो ग्रॉस मेथड होता है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप एसेट्स की जो ग्रॉस वैल्यू है उसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ाते हो, डेप्रिसिएशन भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाते हो, तो वो आता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है बच्चों। हाँ। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई मान लो बेच दिया आपने, हाँ सेल करने के लिए, जो अगर डिप्रिसिएशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर वो बचा हुआ है तो रिटेन अर्निंग में जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन रिलेटेड मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया। ठीक है, हर असेट्स का आप सिमिलर निकालोगे, हर असेट्स का मतलब हर एसेट्स का अलग अलग निकालोगे, लेकिन एक्सेप्ट अगर कोई सिमिलर एसेट्स है, सिमिलर यूज है तो आप एग्रीगेट कर सकते हो। डिफरेंट लाइफ है तो कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन हो सकता है। लैंड और बिल्डिंग में तो केवल लैंड पे लगेगा। ठीक, अरे सॉरी लैंड पे नहीं लगेगा, बिल्डिंग पे लगेगा। और हम लोग डिप्रिसिएशन कब शुरू कर सकते हैं, जैसा रेडी टू यूज हो जाए, एज इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट जैसा सोची थी वैसा रेडी हो गया तो। ठीक है। और बंद कब करोगे, जब डिक्लाइज कर दे, सेल कर दे, हेल्ड फॉर सेल कर दे। ठीक है। और अगर मान लो असेट्स बस यूज में नहीं है तो क्या उसमें चार्ज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जब तक आप उसको हेल्ड फॉर सेल ना कर दो तब तक डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है सर। यूजफुल लाइफ, सैलवेज वैल्यू, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इन सब में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो ये चेंजेस इन एस्टिमेट्स होता है, पॉलिसी नहीं होती है। इसका रीजन बच्चों क्लास आप पूरी जाके देख लो, सब समझ में आ रहेगा। देखो इसका रीजन यही था कि उस समय के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इसको लग रहा था कि लाइफ 10 साल चलेगी, लेकिन अब ऐसे इस तरीके से असर्स को यूज किया गया, उसकी लाइफ जो है 5 ही साल चल रही है, या और बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ये बढ़ती नहीं है, घटती है बच्चों। ठीक है। फिर डी रिकग्निशन बताया था, फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बताया था आपको कि भैया अगर बढ़ जाती है किसी भी रीजन से, अगर अमाउंट बढ़ रही है, घट रही है, अमाउंट बढ़ रही है तो आपके एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। डिकमिशनिंग कॉस्ट जो आपको आगे जाके खर्च करनी पड़ती है रिस्टोर करने के लिए, उस जगह को एज इट इज बनाने के लिए वापस फिर से जैसे वो था। तो आप अगर वो कॉस्ट आपकी बढ़ रही है तो आप एसेट्स की कॉस्ट भी बढ़ा लोगे, अगर वो कॉस्ट घट रही है तो एसेट्स की कॉस्ट भी घटा लोगे। ठीक है। तो हमारा ये इंडिया 16 रिवाइज हो गया बच्चों एकदम फटाफट। अब हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं क्या, इंडिया 36।